चलिए अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत का आखिरी वीडियो। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, कृपया उनको जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश का राज हुआ है। पहले हुई है स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आया आपके खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक, सबसे छोटे समय के लिए राज इन्हीं का था। फिर आपको पढ़ाया मैंने तुगलक 1320 से लेकर 1414 तक। अब आया सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक, यानी कि लगभग 37 सालों के लिए इन्होंने दिल्ली के तख्त पर राज किया। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में सैयद डायनेस्टी एक्सप्लेन कर दिया था। एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा सा सैयद डायनेस्टी को और डिटेल में एलैबोरेट कर दीजिए, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में एलैबोरेट कर रहा हूं। सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो खजीर खान थे। खजीर खान कौन थे? ये गवर्नर थे मुल्तान के। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान व्हेन दिल्ली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फिरोज शाह तुगलक। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत पे फिरोज शाह तुगलक का राज था, उस समय खजीर खान मुल्तान के गवर्नर के तौर पर काम करते थे। खजीर खान ने ही तैमूर की हेल्प करी थी दिल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए। क्लियर है? इसलिए तैमूर जब दिल्ली छोड़ के जाता है, भारत छोड़ के जाता है, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खजीर खान को कंट्रोल करने के लिए दे जाता है। खजीर खान की अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए, 28 मई 1414 से लेकर 20 मई 1421 तक ये दिल्ली के तख्त पर बैठे। ज्यादातर इनका जो राज था वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ इंडिया के ऊपर था। ये बात आपको याद रखनी है। और याद रखिए, खजीर खान गवर्नर थे मुल्तान के जब फिरोज शाह तुगलक का दिल्ली पे राज था। ठीक है? इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था रेहाते आला। रेहाताई आला का मतलब जो किसी और के रहमो करम पे है, सेकंड इन कमांड। ये बात भी याद रखिएगा। स्टार्टिंग में ये मुल्तान के गवर्नर थे, बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड किया, लाहौर चले गए, दीपालपुर चले गए। क्लियर होगी? खजीर खान के बाद इनका बेटा मुबारक शाह जो था वो राजा बना। मुबारक शाह के ऊपर एक क्वेश्चन याद रखिए, इन्होंने एक सिटी का निर्माण करवाया था। मुबारक शाह ने एक सिटी का निर्माण करवाया था यमुना नदी के बैंक के ऊपर, यमुना नदी के किनारे के ऊपर। सिटी का नाम था मुबारकाबाद। मुबारकाबाद एक सिटी का नाम था जो मुबारक शाह ने बनवाई थी। क्लियर है? ओके। मुबारक शाह ने एक सिटी का निर्माण करवाया था जमुना रिवर के किनारे, और सिटी का नाम था मुबारकाबाद। उसके बाद आपको याद रखना है, अलाउद्दीन आलम शाह बड़ा ही डरपोक राजा था। अलाउद्दीन आलम शाह याद रखिए, क्योंकि एक तो ये सैयद डायनेस्टी का आखिरी राजा था। देखिए क्या था कि जो बहलोल खां लोधी था, जो आगे चल के लोधी वंश का फाउंडर बनेगा, बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी उस समय गवर्नर था कहां का? लाहौर का। तो इसको पता था कि बहलोल खान लोधी कभी ना कभी दिल्ली पे अटैक करेगा। तो अलाउद्दीन आलम शाह डर के मारे दिल्ली छोड़कर बादून चला गया। ठीक है? दिल्ली छोड़कर कहां चला गया? बादून चला गया। तो बहलोल खान लोधी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब दिल्ली खाली हो गया तो पीछे से आकर दिल्ली के तख्त पर बहलोल खान लोधी ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वंश था जिसकी शुरुआत बिना लड़े हुई दिल्ली के ऊपर? तो वो था लोधी वंश, जिसके फाउंडर कौन थे? बहलोल खां लोधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? बहलोल खां लोधी गवर्नर था लाहौर का, साथ साथ में बाद में सरहंद का गवर्नर भी ये बने। ठीक है? और बहलोल खां लोधी के डर से आलम शाह जो था डरकर बादून चला गया, और 1451 में बहलोल खां लोधी ने पीछे से दिल्ली पे अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया। इस तरीके से दिल्ली पे सैयद वंश का अंत हुआ और लोधी वंश की क्या हुई? शुरुआत हुई। क्लियर होगी बात? ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहिया बिन अहमद बिन अब्दुल सरहंदी, तहरीके आई मुबारक शाही। अब शुरुआत करते हैं हम लोग लोधी डायनेस्टी की 1451 से लेकर 1526 तक। अगर आप सच पूछे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है स्लेव, देन आपका खिलजी, देन आपका तुगलक। ठीक है? लास्ट वाली दो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लोधी डायनेस्टी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो स्लेव डायनेस्टी थी या जो खिलजी डायनेस्टी थी, पहली वीडियो में बताया था, या जो तुगलक डायनेस्टी थी या जो सैयद थी, ये सब के सब तुर्क रूलर थे, यानी कि इनका रिलेशन तुर्की से था। लेकिन जो लोधी डायनेस्टी थी ये पश्तून बोलते थे। पश्तून एक भाषा है जो नॉर्मली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बोली जाती है। पश्तून किंग थे ये। ठीक है?
तो ये पहला मुस्लिम वंश था भारत में दिल्ली के ऊपर राज करने वाला, जो कंप्लीटली अफगानिस्तान से आया था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के जो चारों वंश थे वो कहां से थे? तुर्की से थे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ओके। 1451 से 1526 लगभग 75 साल इन्होंने राज किया। तो ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। हु वाज द लास्ट सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था? तो आप टिक मारेंगे, कौन था? लोधी वंश था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहलोल खान लोधी के बारे में पढ़ते हैं। 1451 से लेकर 1499 तक, यानी कि लगभग 38 साल तक ये दिल्ली के सल्तनत के राजा रहे, और एज ए इंडिविजुअल किंग सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है इनका राज का। इनसे कम था फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक लगभग 37 साल तक दिल्ली के सल्तनत पे राज करते हैं, इनका राज लगभग 38 साल था। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन थे? बहलोल खां लोधी। ठीक है जी। बहलोल खां लोधी के जो ग्रैंड फादर थे उनका नाम था मलिक बहराम लोधी। याद रखिए, इनके ग्रैंड फादर थे मलिक बहराम लोधी। अब मैं ग्रैंड फादर की कहानी क्यों सुना रहा हूं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो बहलोल खां लोधी था वो लाहौर का गवर्नर था। अब ये लाहौर का गवर्नर बना कैसे? ठीक है, पहले इनके दादाजी थे मलिक बहराम लोधी, जो कि एक याद रखना, मुल्तान के गवर्नर के अंडर काम किया करते थे। मुल्तान के गवर्नर के अंडर काम करते थे, सर्वेंट थे मुल्तान के गवर्नर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर की मृत्यु के बाद बहलोल खां लोधी को सरहंद का गवर्नर बनाया गया। कहां का गवर्नर बनाया गया? सरहंद का गवर्नर बनाया गया बहलोल खां लोधी को। उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने मुल्तान भी अपने कब्जे में ले लिया, मतलब धीरे धीरे करके एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। बहलोल खां लोधी ने दिल्ली पे 3 बारी हमला किया। ऐसा नहीं कि पहली बार में दिल्ली का तख्त मिल गया। पहला अटैक 1443 में किया, फेल रहा। दूसरा अटैक 1447 में किया, फेल रहा। तीसरा अटैक जो था इसने 19 अप्रैल या ये कह लीजिए 1451 में किया था, जिसमें आलम शाह अटैक से पहले ही डर के भाग गया था और इन्हें बिना लड़े दिल्ली का तख्त मिल गया था। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? 1479 के अंदर इन्होंने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी स्टार्ट करी, और सबसे पहले एक वंश है शरीक डायनेस्टी। शरीक डायनेस्टी जौनपुर पे राज करती थी। जौनपुर वही सिटी है जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने कजन जोना खान के नाम पर बसाया था, उसको इन्होंने कब्जा किया। क्लियर होगी बात? जरा मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि बहलोल खां लोधी के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम क्या था? मलिक बहराम लोधी, जो कि मुल्तान के गवर्नर के अंडर काम किया करते थे, और ग्रैंडफादर के मरने के बाद बहलोल खां लोधी को सरहंद का गवर्नर बनाया गया। वहां से इन्होंने अपनी एम्बिशियस आगे बढ़ाई और धीरे धीरे करके मुल्तान की गवर्नरशिप भी इनको मिल गई, और फिर 3 बार इन्होंने एक एक करके दिल्ली के तख्त पर हमला किया। ठीक है, स्टार्टिंग में बहलोल खां लोधी जो थे वो हॉर्स ट्रेडर थे, घोड़े बेचन ते खरीदन का काम करते सी। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? फिर धीरे धीरे करके 1451 में दिल्ली के तख्त पर ये बैठे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है, शरीक डायनेस्टी को हराने के बाद इन्होंने ग्वालियर पे भी कब्जा किया। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर आता है। क्लियर होगी बात? नॉर्थ यूपी, उत्तर यूपी को भी जीता। बहलोल खां लोधी के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये दिल्ली के लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग है। दूसरा, लोधी वंश के ये फाउंडर हैं। तीसरा, इन्होंने कॉइन चलाए थे, बहलोली कॉइन। बहलोली कॉइन क्या होता है? 1/4 ऑफ सिल्वर टंका। याद होना चाहिए, सिल्वर टंका जो कॉइन था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, उसका 1/4 हिस्सा इसने शुरू किया था। दैट इज नोन एज बहलोली कॉइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, यही इसकी प्राप्तियां थी। बहलोल खां लोधी के बाद इसका बेटा, बहलोल खां लोधी के बाद इसका सन निजाम खान, ठीक है, राजा बना। ये बहलोल खां लोधी का सेकंड बेटा था, दूसरे नंबर का बेटा था, जिसने राजा बनने के बाद सिकंदर लोधी का टाइटल अडॉप्ट किया। क्लियर होगी बात? देखिए, सिकंदर लोधी भी अपने पिताजी की तरह, बहलोल खां लोधी की तरह एक कुशल राजा था, कैपेबल किंग था। एक चीज मैं आपको यहां पर समझा दूं, मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत के जो पहले 4 डायनेस्टीज हैं
वो तुर्की थे, और जो पांचवी डायनेस्टी है वो कौन थी? अफगान। तो दोनों के राज करने में अंतर क्या था? जब आईएएस के पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन लिखने के लिए बोला जाता है कि जो किंगशिप रूल था, डिफरेंस बिटवीन अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड दैट ऑफ तुर्क। ठीक है, डिफरेंस बताइए बिटवीन अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप, अफगान थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड तुर्क। तुर्की के राज करने में और अफगानों के राज करने में क्या अंतर था? देखो, तुर्की के एग्जांपल ले लेते हैं। बालबन। बालबन कौन था? एक मंत्री था। ये कहता था अपने आप को क्या, कि मैं शैडो ऑफ गॉड हूं। दूसरे मंत्रियों को इसके आगे सिर झुकाना पड़ता था। सजदा प्रथा शुरू करी थी इसने, ठीक है। लेकिन जो अफगान रूलर थे, अफगान सुल्तान थे, ये अपने मंत्रियों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, अपने नोबल्स को बड़ी इज्जत देते थे, उनको उनके साथ कलीग जैसा व्यवहार करते थे। ये कहते थे कि जितने भी इनके नोबल हैं वो इनकी फोर्स के, इनकी सेना के एक तरीके के सिपाही हैं। मतलब उनको पंप अप करके रखते थे कि आपकी भी वैल्यू उतनी है भाई जितने की सुल्तान की है। तो इनके दरबार में जो नोबल्स थे वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी थे एज कंपेयर टू जो तुर्की के रूलर हुए हैं इंडिया के अंदर उनसे। क्लियर होगी बात? ये अपने नोबल्स को रिस्पेक्ट देते थे, उन्हें अपने बराबर समझते थे। एवरी अफगान नोबल क्लेम टू बी द कमांडर ऑफ द फोर्स। लेकिन तुर्किश रूल में क्या था? सुल्तान अपने आप को भगवान समझता था, नोबल्स को डिसरिस्पेक्ट करते थे। क्लियर होगी बात? इसने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चलाया। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे सेंटीमीटर एक यूनिट है, ठीक है, एक मीटर है, वैसे इसने एक यूनिट चलाया नोन एज गाजी आई सिकंदरी। गाजी आई सिकंदरी क्या होता है? 32 डिजिट का या 32 इंच का एक यार्ड होगा। इन्होंने क्या कहा कि मस्जिद के अंदर आने वाले पहले 32 लोगों के पैर के द्वारा तय करी गई दूरी को ऐड कर लीजिए, और जितनी दूरी बनेगी उसको हम लोग गाजी आई सिकंदरी कहेंगे। बस ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 1503 में सिकंदर लोदी ने आगरे का निर्माण करने का सोचा था। 1504 में आगरे का निर्माण करवाया और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरे को अपनी कैपिटल बना लिया। तो ये बड़ा कॉमन और छोटा सा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस राजे ने आगरा का निर्माण करवाया? तो वो कौन था? सिकंदर लोदी। इसने एक एफिशिएंट सिस्टम बनवाया, एस्पुनेज। एस्पुनेज बेसिकली होता क्या है? ध्यान से समझिए। इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसको हम बोलते हैं एस्पिनाज। एस्पिनाज सिस्टम का मतलब होता है जासूसी सिस्टम शुरू किया। तो लोदी वंश के किस राजा ने जासूसी सिस्टम शुरू किया? सिकंदर लोदी ने। इसके जो इन्फॉर्मर थे हर लेवल पे होते थे, सल्तनत के हर लेवल पे होते थे। यहां तक कि इसके जो मंत्री थे, नोबल्स थे, उनके घर के अंदर भी ये इन्फॉर्मर रखता था। ठीक है, ये जो स्पाई वाली प्रॉब्लम है ना, जासूसी करने वाली, ये स्टार्ट हुई थी बलबन के टाइम से। बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको अपनाया। फिर उसके बाद जाके सिकंदर लोदी के राज में भी इसका जिक्र मिलता है। आपको क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के किस राजा ने जासूसी सिस्टम का इस्तेमाल किया था? वो कौन था भाई? आपका सिकंदर लोदी। 1504 में आगरे का निर्माण पूरा हुआ, 1503 में सोचा था, शुरू हुआ था, और 1506 में आगरे को अपनी क्या बना डाला? राजधानी बना डाला। ठीक है जी, क्लियर होगी। इसने एबॉलिश कर दी, एबॉलिश किया ड्यूटी ऑन द टैक्स ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या होती हैं? खाने वाली फसलें, ठीक है, दालें या जो भी कह लो, फसलों के ऊपर लगने वाले टैक्स को एबॉलिश कर दिया। और जो टैक्स प्रोडक्शन पे लगता था, मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक के समय पर समझाया था, उसे क्या बोलते थे? ज़कात। 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, एक खेत से निकली हुई टोटल प्रोडक्शन का 1/10वां हिस्सा आपको टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक के समय पर ज़कात बोलते थे, उसको एबॉलिश कर दिया। किसानों को पंप अप किया कि आप आराम से खुल के एग्रीकल्चर करो, कोई टैक्स नहीं लूंगा मैं आपसे। ठीक है, एक तरीके से ये थोड़ा सा नोटोरियस किंग था। बहुत सारे टेम्पल तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। ज्वालामुखी का, ठीक है, माता का एक बड़ा फेमस टेम्पल है हिंदू रिलीजन के अंदर, ज्वालामुखी के अंदर, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसने वो भी तोड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ी अपनी जो राज है इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग चलाता था। तो इसने बैन किया था इस्लाम के अंदर कि जो महिलाएं हैं वो मस्जिद के अंदर विजिट नहीं कर सकती। फॉरबिड द विजिट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू द श्राइन्स ऑफ द संत। ठीक है जी, जो संत हैं, जो बड़े बड़े सूफी संत हुए हैं, उनकी कब्रों पे जाकर माथा टेकने से मना कर दिया था। और इसने प्रोहिबिट, बैन किया था तेजस। तेजास होता क्या है?
मुसलमानों के अंदर एक फेस्टिवल होता है मुहर्रम फेस्टिवल, ठीक है। मुहर्रम फेस्टिवल के समय एक जुलूस निकाला जाता है खास तरीके का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेशन, और जुलूस का नाम होता है तेजाज। तो उसने तेजाज सिस्टम पे पूरी तरीके से बैन लगाया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो तेजाज सिस्टम है वो शुरू किसने किया था, तो तेजाज सिस्टम शुरू किया था तैमूर ने। क्लियर होगी बात। ये बड़ा बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि तेजाज सिस्टम, अब भारत का सुप्रीम कोर्ट भी बीच में कई इलाकों में, कई स्टेट के अंदर जो है हाई कोर्ट रोक लगा चुका है। बस आप यही याद रखिएगा, इन्होंने मुहर्रम के तेजाज जुलूस के ऊपर बैन लगाया था। ये बहुत अच्छे राइटर थे और इनका जो पेन नेम था वो था गुलरुखी। पेन नेम क्या होता है, मान के चलो मैंने कोई भी किताब लिखी, मैंने एक्स किताब लिखी, वाई किताब लिखी, जेड किताब लिखी, हर किताब के अंदर जब राइटर खुद को कुछ लिखना चाहता है खुद के बारे में, तो वो अपना असली नाम लिखने की बजाय कोई एक ऐसा काल्पनिक नेम सोच लेता है। हर किताब में वो अपने आप को उसी नाम से प्रदर्शित करेगा, उसे बोलते हैं पेन नेम। तो इसकी सारी किताबों में से गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने संस्कृत की जो बुक है आयुर्वेदा मेडिसिन के ऊपर, उन्हें अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया और उसका नाम रखा फरंग आई सिकंदरी, फरंग आई सिकंदरी। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इसका मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा इसके बेटे इब्राहिम लोदी ने बनाया था और ये दिल्ली के लोदी गार्डन में है। लोदी गार्डन राष्ट्रपति भवन के पास है। अगर आप दिल्ली कभी गए हो, बड़ा खूबसूरत गार्डन है। खासियत क्या है इसके मकबरे की, ये भारत के इतिहास का पहला मकबरा मिलता है जिसमें डबल डोम है, ठीक है। डोम क्या होता है, छत के ऊपर गोल गुंबज, इस तरीके से इसमें डबल डोम मिलता है। तो पहली मुस्लिम आर्किटेक्ट बिल्डिंग जिसमें डबल डोम का जिक्र है वो है सिकंदर लोदी का मकबरा। अगर पूछे सबसे बड़ा गोल गुंबज भारत में किसका है, कर्नाटका में एक रियासत हुई है बीजापुर का किंग, बीजापुर का किंग था आदिल शाह, आदिल शाह, तो इसका मकबरा है, ठीक है जी। गोल गुंबज मकबरा बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो एक तरीके से आप कह सकते हो डोम है वो इसी के ऊपर है। कर्नाटका के अंदर बीजापुर की रियासत का राजा था आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज। क्लियर होगी। इसके अलावा इसने मोती मस्जिद बनवाई, कुतुब मीनार का रिपेयर का काम भी करवाया। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे, इब्राहिम लोदी। 1480 में इब्राहिम लोदी का जन्म हुआ था, बॉर्न इन 1480। 1517 से लेकर 1526 तक ये राजा रहा। दो कारणों की वजह से ये मशहूर है। एक तो ये लोदी वंश का आखिरी राजा था, दूसरा ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था। क्वेश्चन आए, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526। ये बहुत ज्यादा रिप्रेसिव था, मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना हिंदी में मुंहफट राजा सी, बोलन दी इनू अकल नहीं सी, एदे नोबल से तो परेशान सी, एदी आपदी जनता है तो परेशान सी। इम्प्लॉइड किंग था, मतलब किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था, गाली गलौज करता था, इस तरीके का ये राजा था। क्लियर होगी बात के नहीं होगी, ठीक है। मतलब क्या था, इससे पहले हमने अफगान थ्योरी पढ़ी थी। मैंने अफगान थ्योरी में क्या पढ़ाया था कि वो अपने नोबल्स को रिस्पेक्ट देते थे। ये अपने ही अफगान थ्योरी के अगेंस्ट काम करता था, अपने नोबल्स को नीचा दिखाता रहता था। तो इसकी जनता, इसके मंत्री, इसके रिश्तेदार सब इसके खिलाफ थे, ठीक है जी। क्लियर होगी बात के नहीं होगी। सबसे ज्यादा मशहूर क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1526 में 21 अप्रैल 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, ठीक है। एक किदे किदे विच हुई, एक तरफ सीगा इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ चार राजे सी, याद रखना दूसरी तरफ चार लोग थे। एक तो था बाबर, बाबर काबुल का राजा, ठीक है। दूसरे नंबर पर था, याद रखना, बाबर के बाद राणा सांगा, राणा सांगा मेवाड़ का राजा था। कहां का राजा था, मेवाड़ का, वो भी इससे परेशान था। तीसरा था महमूद लोदी, इसका अपना अंकल, इसका अपना चाचा, रिश्तेदार था महमूद लोदी। क्लियर। और सबसे मेन था जिसने बाबर को इनवाइट किया था, दौलत खां लोदी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, हु इनवाइटेड द बाबर टू अटैक ऑन लोदी, अटैक ऑन इंडिया, दैट इज दौलत खां लोदी। क्लियर होगी बात के नहीं हो गई। और अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों कि भाई दौलत खां लोदी कौन था, तो याद रखना दौलत खां जो लोदी था वो गवर्नर था, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ इब्राहिम लोदी था, एक तरफ था बाबर जो कि काबुल का राजा था, राणा सांगा मेवाड़ का राजा।
महमूद लोदी जो अंकल थे इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी के, बेसिकली बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान लोदी ने, जो कि गवर्नर था या ये कह लीजिए सूबेदार था, कहां का, लाहौर का। इब्राहिम लोदी की माना जाता है 1.5 लाख की सेना थी और बाबर के पास सिर्फ 15,000 सिपाही थे सब मिलके। तो मतलब इब्राहिम लोदी के पास 10 गुना 10 टाइम्स ज्यादा फोर्स थी, फिर भी ये हार गया। 2 रीजन है। बाबर के पास 15,000 सैनिक थे, इसके अलावा 20 से 24 जो थी आर्टिलरी थी, गोला बारूद था। माना जाता है भारत के इतिहास में पहली बार बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत प्रेजेंट डे हरियाणा में है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल हुआ था, गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था, आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ था। आर्टिलरी का मतलब गोला बारूद। तो भारत के इतिहास में पहली बार किस युद्ध के अंदर गन पाउडर और आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, तो हम लिखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर होगी बात के नहीं होगी? क्या होता था कि हमारा जो इब्राहिम लोदी था दिल्ली का राजा, ये ऑर्थोडॉक्स तरीकों से युद्ध लड़ता था, हाथी घोड़ों के ऊपर से ये इधर से यूरोपियन तोपखाने का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, 20 से 24 आर्टिलरी लेकर है। एक तो उनकी आवाज इतनी ज्यादा थी, ऐसे लगता था बम फटा है। गोला जाके एलिफेंट के, इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे उनके पैरों में बजता था, तो हाथी घबराकर अपनी ही सेना के ऊपर चढ़ जाता और उसको कुचल देता। ठीक है जी। इस तरीके से इतनी कम सेना होने के बावजूद भी बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीती। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं। बाबर ने सिर्फ गोला बारूद के दम पर ही युद्ध नहीं जीता, बाबर ने एक खास तरीके की बैटल टेक्निक का इस्तेमाल किया था। बैटल टेक्निक का नाम इस्तेमाल किया था, बैटल टेक्निक का नाम था TULUGHAMA, तुलगमा, ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं तुलगामा। तुलगामा बैटल टेक्निक का इस्तेमाल किया था। ये एक तरीके से सेना को अरेंज करने का तरीका होता है। तो तुलगामा युद्ध सिस्टम का शुरुआत भारत में किसने किया, तो किसने किया भाई, बाबर ने किया, याद रखना। ठीक है जी। आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम लोदी की मौत हो गई और इसके जो फ्रेडरोटियस थे, फ्रेडरोटियस मतलब मंत्री या जो इसके साथ वाले थे, वो मैदान छोड़कर भाग गए। लोदी वंश का अंत हुआ। तो इब्राहिम लोदी की डेथ के बाद, या ये कह लीजिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद, 3 बड़ी चीजें हुई। लोदी वंश का अंत हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। और मुगल एम्पायर की शुरुआत किसने करी, बाबर ने करी। ठीक है जी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बाबर ने पंजाब पर कितनी बार अटैक किया। इसके लिए 8 से 9 वीडियो हैं पंजाब जीके की, देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम के लिए, जरूर देख के जाइए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि बाबर ने पंजाब पर कितनी बार हमला किया। क्लियर होगी बात के नहीं होगी? ठीक है जी, ओके। और तो आई डोंट थिंक सो कि आपको लोदी वंश में कुछ बताने की जरूरत है। गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, बैटल ऑफ पानीपत 3 बार हुई है। पहली हुई 1526 में, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के विचकार में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी 1761 में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच में। तो जब समय आएगा उसका भी मैं जिक्र करूंगा। पानीपत आज एक छोटा सा मैदान है हरियाणा, प्रेजेंट डे इन हरियाणा के अंदर। क्लियर होगी बात के नहीं होगी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।